हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सिविल अपराइजिंग शुरू करा था। अब जो है इसको ख़त्म करके हम पीसेंट मूवमेंट्स और जो ट्राइबल मूवमेंट्स हमारे बचे हैं वो कवर अप कर लेंगे। तो ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 है और यहाँ पर चैप्टर 6 हम ख़त्म कर देंगे। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1801 से। ठीक है, वहाँ पे जो नवाब थे, नवाब सदत अली खान अवध के नवाब थे। तो उन्होंने क्या करा, अब सब्सिडरी अलायंस कर ली थी। तो भाई पैसे मांग रहे थे अंग्रेज़ लोग। तो अंग्रेज़ लोग जितना पैसा मांगते हैं उतना तो वो कोई दे नहीं पाता, तो मजबूरन क्या ही करना पड़ता है। तो नवाब सदत अली खान को अपनी कोई टेरिटरी जो है देनी पड़ी ब्रिटिशर्स को। तो जो टेरिटरी उन्होंने दी उसका नाम था रोहिलखंड। रोहिलखंड जो है, रोहिलास जो है बेसिकली अवध का ही पार्ट थे, वो बहुत बड़ा था अवध। और फिर उसका जो है बंटवारा हो गया अवध का, तो रोहिलास और अवध उसमें बदल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रोहिला वॉर होता है। रोहिला वॉर के बाद इतना बहुत ज़्यादा तबाही होती है, काफ़ी कुछ बर्बाद होता है। तो एक तरह से उस एरिया को हम कह सकते हैं स्ट्राइफ टोन एरिया, मतलब पूरा उजड़ गया एरिया। ऐसा हालात हो गए थे वहाँ पर। तो अंग्रेज लोग जब एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि पैसा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उतना वो लूट ले। ठीक है, तो वो टैक्स लगाते हैं, हाई रेवेन्यू डिमांड करते हैं। तो ऐसी 1812 में रेवेन्यू डिमांड होती है, 1814 में नया हाउस टैक्स आ जाता है। तो बहुत बदतर से बदतर हालत कर देते हैं अंग्रेज। एक फैक्टर तो अपराइजिंग का ये हो गया कि भाई टैक्स वैक्स बहुत लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं सहा जाएगा। दूसरा ये था कि एलिमेंट ऑफ डिसकंटेंट था बरेली के लोगों में, यहाँ पे रोहिलखंड के लोगों में। ठीक है, कि यार वो जो है वो नवाब, तो जो सदत अली खान था उसको नवाब तो वो मानते हैं अपना, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ये तो बाहरी लोग हैं, ये हमारे यहाँ पे कैसे राज कर रहे हैं, ये हमें कैसे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फिर रोहिला वॉर हो गया था। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अपराइजिंग बढ़ी थी। अब ये फैक्टर्स तो चल ही रहे थे, साथ साथ जो गुस्सा था क्या हो रहा था, रिलीजियस टर्न ले रहा था। तो ऐसे कई लीडर जो है सामने आते हैं। एक लीडर था मुफ्ती मोहम्मद आवाज। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बुजुर्ग भी थे, काफ़ी लोग इनको मानते भी थे, काफ़ी फॉलोइंग भी थी। तो ऐसे ही क्या होता, अप्रैल 1816 की बात है, वहाँ के जो प्रोविंशियल कोर्ट होता है उसका जो जज है उसके बेटे का मर्डर कर देते हैं ये सर्जेंट सारे। इतना ज़्यादा गुस्सा है इनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जो गुस्सा है इस सब की जो रूट कॉज थी वो सारा 1801 से है। रोहिलखंड भाई क्यों सरेंडर करा नवाब सदत अली खान ने। तो इनके जो लीडर थे जैसे मुफ्ती मोहम्मद अवाज, कई सारे लीडर जो है पेटिशन वगैरह लेकर भी गए थे ब्रिटिशर्स के पास अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, उनको बस पैसा चाहिए था अपना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रोता है या कोई मरता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपराइजिंग इतनी बढ़ गई कि एक रिबेलियन छिड़ गया, एक लड़ाई छिड़ गई। जो क्या हुआ, जो इंग्लिश जो सिपाही हैं और जो ये मासेस हैं, ये जो पॉपुलेशन है यहाँ की, ये दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। और उस टाइम पर जो कैप्टन थे वो कैप्टन कनिंघम थे और 300 से 400 लोग तक की मौत हो गई थी। ये तो ऑफिशियल डाटा है, इसके पता नहीं बाद कितने लोग मरे होंगे। तो मुद्दा बस यही था कि रोहिलखंड के निवासी जो है किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि कोई एलियन कंपनी जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत करे। नवाब सदत अली खान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथरस की कहानी बताते हैं। हाथरस जो है अलीगढ़ में था। ठीक है, अब वहाँ का एक बंदा है दयाराम। दयाराम जो है कई सारे गाँव का तालुकदार है, उसके अंडर कई सारे गाँव आते हैं और वो जो हाथरस का किला है उसका ये मालिक है। अभी जो हाथरस का किला है वो इंडिया के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक है और इसकी जो दीवारें हैं बहुत ऊंची हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट की हैं और काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है उसके अंदर। और क्या है कि इसका जो महल है उसकी बाउंड्री में क्या है, गड्ढे बने हुए हैं, कई सारे गड्ढे बने हुए हैं। तो अगर कोई भी दुश्मन आएगा पहले वो गड्ढों का सामना करेगा। उसके ऊपर जो है तोपें लगी हुई हैं, उनकी दीवारों पर चारों तरफ तोपें लगी हुई हैं, तो वहाँ से भी तोपों का भी सामना करना पड़ेगा उससे। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी बढ़िया आर्टिलरी सिस्टम था इस फोर्ट के अंदर। अब दयाराम की ना ब्रिटिशर से सेटलमेंट हो गई थी। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि तुम हमें पैसा देता रहो और तुम यहाँ पे राज करो, तुम्हें जो करना करो। हाथरस ने कहा, सॉरी दयाराम ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। तो पैसा वो देता रहा। कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार पैसा जो है बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो पैसा मैं अब दे नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद क्या करा, उसने एंटी ब्रिटिश जो है सारे काम करने लग गया वो। अब जो कंपनी के जो दुश्मन थे, फ्यूजिटिव्स वगैरह थे, उनको ये दयाराम जो है शरण देता था अपने फोर्ट वगैरह में। तो ऐसे जो है कंपनी को गुस्सा आता है और कंपनी जो है फरवरी 1817 में इस पर अटैक कर देती है। तो बात है फरवरी 1817 की। ठीक है, 15 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद क्या करा, अंग्रेजों ने जो है किला की दीवारें तोड़ दी, फोर्ट ऑफ हाथरस की दीवारें तोड़ के अंदर घुस गए और उसके बाद जो है दयाराम वहाँ से भाग गया। जब वो भागा उसके बाद उसने सरेंडर तो कर दिया था और सरेंडर के बाद जो है नेगोशिएशंस वगैरह हुई और फाइनली ब्रिटिशर्स ने उसको कुछ करा नहीं और उसको पेंशन पे छोड़ दिया। पाइका रिवोल्ट के बारे में, पाइका रिवोल्ट जो बेसिकली रिवोल्ट था वो आर्म्ड रिवोल्ट था, हथियारों से पूरे लैस थे लोग और किन के द्वारा करा जाता था, जो वहाँ की जो मिलिट्री है पाइका मिलिशिया।
ठीक है, वो खुर्दा नाम की स्टेट में थी उड़ीसा में। 1817 की बात है और 1 साल चला था पूरा का पूरा। और इस रिवोल्ट के लीडर थे जगबंधु विद्याधर महापात्रा। ये जो रिवोल्ट था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था, इतना इंटेंस था कि लग रहा था शुरू के कुछ महीने में कि भाई अंग्रेज लोग तो गए, अब अंग्रेजों का तो पूरा खात्मा हो जाना है। तो ओडिशा के जो मेन एरिया से जैसे खुर्दा हो गया, पीपली हो गया, बनौर हो गया, पुरी हो गया, तो वहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट है वहाँ चला था। उसके बाद जो है हालात ऐसे बन गए थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई थी फिर। तो अगर हम अब हिस्ट्री देखते हैं ओडिशा की, तो उस 15वीं 16वीं शताब्दी में गजपति डायनेस्टी के लोग वहाँ पे रूल करते थे। उसके बाद जो है खुर्दा और पुरी को कवर अप कर लिया था भोई डायनेस्टी ने, तो वहाँ पर रूल अब भोई डायनेस्टी करती थी और उनकी जो कैपिटल थी वो खुर्दा या पुरी थी। ठीक है, तो अब जो भी वहाँ पे राज करता था उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग, क्योंकि अब जो भी राज करेगा वही पूरी जगन्नाथ मंदिर को बचाएगा। तो वहाँ पे मंदिरों की बड़ी मान्यता थी। ठीक है, तो बहुत लोगों से, अफगानों से और मुगलों से मंदिर को बचाया है वहाँ के राजा ने। तो 1592 के आसपास जो है मुग़ल रूल आ गया था बंगाल में। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो था बंगाल का ही था ओडिशा वगैरह में। लेकिन जो असली रूल करते थे ये रूलर्स वगैरह करते थे। ये क्या करते थे, बस ये इनको टैक्स वगैरह पे कर देते थे। ऐसे इसके बाद मुग़लों के बाद जो है मराठा आ गए थे। मराठा आए 1751 में ओडिशा में। फिर मराठाओं ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया। ब्रिटिशर्स को दिया उन्होंने 1803 में। लेकिन अभी तो भाई अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन तो दे दिया, लेकिन जो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल तो वही जो खुदरा के राजा थे वही कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो खुदरा के राजा थे वो थे किंग मुकुंद देव टू। किंग मुकुंद देव टू जो है 1795 से 1817 तक इनकी रूलिंग थी। बहुत उस टाइम पे जो थे बहुत छोटे टाइम पर ये इन्होंने राजगिरी संभाल ली थी अपनी। लेकिन इनका जो कार्यकाल था, जो इनका कामकाज करता था, वो उनका दीवान करता था जिनका नाम था जय राजगुरु। राजगुरु बेसिकली दीवान का नाम होता है दूसरा। ठीक है, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इनका संभालते थे। इनके साथ जो इनके आर्मी के चीफ थे वो भी बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल है। उनका नाम था बख्शी जगबंधु। हालांकि बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन शॉर्ट फॉर्म उनकी बख्शी जगबंधु के नाम से थी। इनके कार्यकाल में ना 2 बार बगावत होती है। एक बार जो है जय राजगुरु लड़ते हैं, उसके बाद दूसरा जो है बख्शी जगबंधु लड़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है वो बख्शी जगबंधु की रहती है, क्योंकि वो आर्मी के चीफ है। ठीक है, तो दोनों की एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ। जो जय राजगुरु था उनका जो रिबेलियन हुआ वो 1804 में हुआ था। तो क्या हुआ फिर, वही ब्रिटिशर्स ने बोला इनके खुदरा प्रिंस मुकुंद देव टू से कि भाई हमारी आप हेल्प करो, कटक का जो फोर्ट है उसको हराने में, मराठास को जो है निकाल देंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको जो है पूरी वगैरह दे देंगे, खूब सारा पैसा देंगे, आप भी राज करना हम भी राज करेंगे, सब चीज़ बढ़िया होगी। तो हालांकि राजगुरु जो है इस चीज़ के खिलाफ थे कि रहने दो, इनको क्या ही देना, ये लोग किसी के भरोसेमंद के लायक नहीं है। पर फिर भी जो है वो लालच इतना बढ़िया दिया था उन्होंने कि उन जो क्या कहते हैं किंग मुकुंद देव ने हाँ कह दी, और उसके बाद जो है उनकी आर्मी ने मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ जो है मराठा को हरा दिया। अब उसके बाद जो है वही ब्रिटिशर जो है फिर से धोखेबाज निकले। उन्होंने कुछ खास दिए ही नहीं, ना कोई महल दिया, ना कोई पूरी दिया, ना कुछ दिया। पेमेंट करी और इनको बोल दिया कि तुम चलते बनो। अब इस बात से जो है राजगुरु जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अब इनके ऊपर अटैक वटैक करूँगा, मुझे मेरी पूरी वापस चाहिए, और जो बाकी अदर टेरिटरी जो हमें बोली गई थी वो वापस चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि अब एक कंपनी के जो आदमी थे पीपली में उनको अटैक करा 22 नवंबर 1804 को, और कई सारे ब्रिटिश ट्रूप्स को घायल भी कर दिए थे इन्होंने। अब ब्रिटिशर्स का जो रिस्पॉन्स था इस रिटेलिएशन पे बहुत स्विफ्ट था, बहुत ही रुथलेस था। उन्होंने क्या करा कि खुर्दा की जो फोर्ट है उस पर आक्रमण कर दिया, और किंग मुकुंद देव को जो है अरेस्ट कर लिया, और राजगुरु को भी अरेस्ट कर लिया। राजगुरु जो है बात मान नहीं रहे थे। किंग मुकुंद देव जो है उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है जैसा आप कहो। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप जो है यंग बंदे हैं, एनुअल पेंशन पे रहो, और आपकी जो रॉयल पावर है, प्रिविलेजेस वगैरह हैं, वो हम विड्रॉ कर लेंगे। राजगुरु जो है अब भाई बहादुर बंदे थे, ऐसे कैसे मान जाते वो। तो उनको क्या करा, पेड़ से टंगा दिया, और उनको मतलब तरह से पेड़ से टंगा कर बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो जहां राजगुरु को मारा था वो जगह थी मेदिनीपुर फोर्ट था, वो 6 दिसंबर 1806 कि ये कहानी है। उस टाइम पर इनको कत्ल कर दिया था इनका। तो यहाँ पर जो है ये पहला रिवोल्ट जो है वो खत्म हो गया था। अब बात करते हैं दूसरे रिवोल्ट की। तो अब सवाल ये होता है कि ये पैका जो है कौन। पैका बेसिकली वर्ड जो है पद्धति का, यानी कि पैदल चलने वाले बंदे हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, उनको बोलते हैं हम पैका। ठीक है, तो ये लैंडेड मिलिशिया थे। ये बेसिकली लैंडेड मिलिशिया का मतलब क्या है कि वैसे तो ये फौज में रहते थे, गजपति और जितने भी जो राजा हैं उड़ीसा में उनके अंडर रहते थे ये लोग। लेकिन जब फौज वगैरह का काम नहीं होता था, कुछ ऐसा काम नहीं होता था, तो ये खेती बाड़ी करते थे।
तो जो लोकल प्रिंसेस हैं, जो वहाँ के ज़मींदार हैं, वो उनको सपोर्ट करते थे, इनको रेंट फ्री लैंड दे देते थे कि भाई आपने हमारे यहाँ पे काफ़ी सर्विस वगैरह करी है, ये लो उसका इनाम, और रेंट फ्री लैंड वगैरह मिलता था। इसलिए इनको लैंडेड मिलिशिया के नाम से जाना जाता था कि ये लैंड में भी काम कर रहे हैं और मिलिट्री में भी काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी और मिलिट्री के साथ साथ इन्होंने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी करी हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे शांति की बात हो सके, पीस टाइम की बात हो सके। अब जो दूसरा रिवोल्ट हुआ वो 1803 के बाद क्या हुआ कि 1803 में ब्रिटिशर्स ने खुर्दा ले लिया था। लोगों को उम्मीद थी कि चलो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सही रखेंगे, सोशल ऑर्डर जो है प्रिवेल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करा इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए। इन्होंने बोला कि सनसेट के टाइम तक अगर आप टैक्स वगैरह नहीं लाए तो आपकी ज़मीन जो है वो छीन ली जाएगी, सब कुछ कर लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जो लैंड रेट बढ़ा दिए, लैंड छीन लिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए, तो बहुत बुरा हाल कर दिया था। मतलब लोग कर्जदार हो गए थे, आत्महत्या कर रहे थे। एक इंग्लिश पर्सन था जिसका नाम था A.G. टॉइनबी जो है वहाँ के रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट है कटक में। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। 1803 से लेकर 1828 तक वो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट रहे थे। तो उन्होंने बोला डिप्राइव थस ऑफ द लैंड्स विच दे हैड इंजॉयड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। उन्होंने जितने भी लैंड इंजॉय करे हैं अब तक वो सारे सिर्फ एक्सटॉर्शन से करे हैं, दबा के करे हैं, कुछ लोगों को जो गरीब लोग थे उनको कुचल के करे हैं। ऐसा ही बुरा हाल करा अंग्रेजों ने हमेशा। तो ऐसे और भी चीज़ें थी जो भड़का रही थी। एक तो हो गया जय राजा गुरु, उनको टंगा दिया गया था भाई सबके आगे, और दूसरा था जो राजा मुकुंद देव थे उनको उनका डिपोजिशन हो गया था। उसके बाद क्या था कि नमक का बड़ा वो हो गया था उनके बाद, सॉल्ट पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, सॉल्ट के प्राइस बढ़ गए थे। ये भी जो देखो घर पे जब सॉल्ट बन सकता है तो बाहर से क्यों लेना। ये ओडिशा के लोग जो है खुद का नमक बनाते थे अपना। तो अब ये बोल दिया गया अंग्रेजों ने कि हम जिसको लाइसेंस देंगे वो ही बना पाएगा, उसी के पास राइट्स आएंगी मैन्युफैक्चर करने की सॉल्ट को। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है भड़का देती है ना जब बंदे को, तो वो पागल हो जाता है। तो अब जो बख्शी जगबंधु था उसका कैसे हुआ सीन, ठीक है। तो वो बेसिकली लीडर था राइजिंग का और एक तरह से फॉर्मर जनरल था हमारा राजा ऑफ खुर्दा की फोर्स का। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसकी लैंड भी छीन ली, ठीक है। तो अब इसका खुद का जो लैंड जब छीन लेते हैं ना तब इसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इसने क्या करा, इसने देखा कि भाई यहाँ के जो पैक की जो पॉपुलेशन है ना इनका भी बड़ा ज़्यादा विरोध चल रहा है, ये लोग भी जो है बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं ब्रिटिशर से। और साथ में जो घूमसर के जो खोंद बेसिकली कम्युनिटी थी एक और, तो उन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने क्या करें वो रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो खुर्दा रिवोल्ट जो है अगला रिवोल्ट बनता है 1817 में, ठीक है। तो खोंद जो है घुमसूर के और पाइका पैका जो है खुर्दा के जॉइंटली बानापुर नाम की जगह थी जहां ब्रिटिशर्स थे, वहां पर रेड मारते थे और अटैक करते थे हर एक चीज पे। और जो इंग्लिश की नई कंपनी बनी हुई थी, वहां पर नई एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, उसको सब तहस नहस कर देते हैं। जितने भी वहां के गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट थी, पुलिस स्टेशन थे, ट्रेजरीज थी, सब पे अटैक करा, सबको लूटा, सबको तबाह करा। ब्रिटिश ट्रूप्स जो है काफी ज्यादा उनको लॉस झेलना पड़ा। उनके एक बड़े कमांडर थे लेफ्टिनेंट फेरिस, उनकी मौत भी हो गई वहां पर। तो जो रिबेल, अभी इसके बाद क्या होता है, रिबेल जो जितने भी फोर्सेस थी, ये जो दोनों आए थे खोंद और पेका, ठीक है, ये पहुंचे पुरी में 12 अप्रैल 1817 को। और वहां पर भी जो ऑफिशियल प्रॉपर्टी थी ब्रिटिशर्स की, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान करा इन्होंने। भाई जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर था वहां पे ऐलान कर दिया गया कि ब्रिटिशर्स जो है अब निकल जाएंगे हमारे यहाँ से। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है गैदर हो गई थी इनके साथ। तो क्या हुआ कि अब जो ताकि और लीडर ना बने, तो जो राजा थे, राजा खोदरा के, उनको जो है ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी जो है ले गई। उसके बाद जो है क्या हुआ, पूरी से तो अंग्रेजों को इन्होंने भगा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रिबेलियन का सक्सेस तो हो गया था, उसके बाद जो बाकी अन्य क्षेत्र थे ओडिशा में, वहां पर जो है कॉन्फिडेंस आने लग गया लोगों को कि इनसे इंस्पायर होने लगे कि हम भी यहाँ से भगा सकते हैं अपने राज्य से। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे सबके माइंड में चल रहा था कि हम भी जो है साथ रहते हैं और कोशिश करते हैं इनको निकालने की। तो इन्होंने भी साथ दिया बख्शी जगबंधु का। तो अभी क्या चल रहा था, 3-4 महीने से जो है ब्रिटिशर्स के पास इतनी आर्मी थी नहीं, तो आर्मी उन्होंने मंगवाई, तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था, ये लोग उछल रहे थे। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं कॉन्कर करने की दोबारा कोशिश करी, रिस्टोर करने की कोशिश करी अपना ऑर्डर। तो बाद में जो है अक्टूबर 1817 में जो रिबेलियन जो था वो दिन पे दिन एंड होता जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जो लीडर थे वो इवेड हो रहे थे और ब्रिटिशर्स जो है एक के बाद एक करके निपटाते जा रहे थे सबको। तो हालांकि जो ओपन रिबेलियन चल रहा था ना वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद जो है ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करने की कोशिश करने लग गए। गुरिल्ला वॉरफेयर जो है 8 साल चला था। उसमें कौन थे, बख्शी था, कृष्णा चंद्र राय थे, गोपाल छोत्री थे, पिंडाकी बाहुबलेंद्र थे। ये सब जो है धीरे धीरे भाग गए और ये जो है वहाँ तक जंगलों में ये लोग छुप के रहे और जितने भी गवर्नमेंट एफर्ट्स थे उनको कोशिश करने लग गए कि इनको नाकाम करा जाए और जो भी आता था वो उनको मार देते थे। तो बाद में क्या हुआ, 1825 में लास्ट में जाकर जो है बख्शी को कन्विक्ट करा गया और उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उसको कटैक में डाल दिया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई 1829 में।
सवाल ये होता है कि ये जो रिवोल्ट था वो किस तरीके का रिवोल्ट था। क्या ये आज़ादी का रिवोल्ट था, क्या ये ज़मीन वापस करने का रिवोल्ट था, क्या ये अंग्रेज़ों को निकालने का रिवोल्ट था, क्या ये सिर्फ एक प्योरली मिलिट्री रिवोल्ट था। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये प्योरली मिलिट्री रिवोल्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबे समय तक ये चला था। ठीक है, तो ये एक तरह से सिविल अपराइजिंग थी, जहाँ पर बहुत लोग आए थे, पैका आए थे, और ये आदिवासी आ गए थे, किसान मजदूर आ गए थे, रेंट कलेक्टर्स आ गए, ज़मींदार आ गए, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लोग आ गए, सब ने एक्टिवली इस पर पार्ट लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सडन चेंजेस हुए थे, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे, जो पॉलिटी थी, उसको अपसेट कर दिया। उनका जो सोशल फैब्रिक बना हुआ था उस टाइम पर, जो वो सब जो है एकदम से गिर गया। लोगों का जो खुद का जो गर्व है, जो प्राइड है उनकी, और उनका जो लोकेलिटी के लिए रिस्पेक्ट है, रिलीजन है उनका, उनके जो सोशल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, ये सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा बढ़िया रोल निभाया है लोगों को पार्टिसिपेट करवाने में इस रिवोल्ट के अंदर। तो ये जो रिवोल्ट है वो काफ़ी बड़ा रिवोल्ट रहा है 1857 से पहले। अब बात करते हैं हम अपने अहोम रिवोल्ट की, जो कि 1828 में हुआ था। क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जब फर्स्ट बर्मा वॉर जीत गए थे, उन्होंने वादा करा था कि वो असम को अपना छोड़ देंगे, असम त्याग देंगे, असम को विड्रॉ कर देंगे और अहोम किंगडम का ही रहेगा। तो उसके बाद वॉर में क्या हुआ, विड्रॉइंग करने के बजाय उन्होंने कोशिश करी अहोम को इनकॉर्पोरेट करने की, उनकी टेरिटरीज को अपने डोमिनियन में उन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। तो वही पता है, आपको पता ही है कि ये लोग तो होते ही धोखेबाज है। तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद 1828 में रिबेलियन शुरू हो गया। तो जो लीडर कौन थे, इसके लीडर का नाम था गोमधार कुंवर। ये अहोम के प्रिंस थे। इनके साथ में जो है कई सारे लोग आए थे, जैसे धनंजय, बोरोघेन, जयराम, ये 2-3 लोग और थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, जोरहाट एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, उधर वहां पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जो रिबेल्स थे उन्होंने क्या करा, गोमधार कुंवर जो लीडर था उसको किंग बना दिया, फॉर्मली किंग बना दिया उन्होंने। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि यार ये तो जो है फालतू की झगड़े वगड़े वाली बात है, तो उन्होंने क्या करा, जो अपर असम है वो महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। पुरंदर सिंह नरेंद्र उनका पूरा नाम था, उनको दे दिया, और जो किंगडम का कुछ पार्ट है वो दे दिया आसामीज किंग को। तो गोमधार कुंवर की एक तरह से छोटी सी जीत हुई थी। जीत क्या लगा लो, अंग्रेजों का ये एहसान था उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वहाबी मूवमेंट। तो इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी से। सऊदी अरबिया पे एक बंदा था जिसका नाम था वहाब इबुल अरबी। तो वहाँ से ये वर्ड जो है वहाबी शुरू हुआ था। तो ये बंदा था जो था ना प्योर इस्लामिस्ट था। ये इसका ओपिनियन ये था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद था और जो उसके 4 कालिफ्स थे, उस टाइम पर जो इस्लाम की स्थिति थी, जो प्योर फॉर्म था उस टाइम पर, वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। तो ये रिवाइवलिस्ट था, इसीलिए इस मूवमेंट को कहते हैं हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चाहता था कि जैसे जो प्रॉफिट मोहम्मद था और उनके जो 4 कालिफ्स थे, उनके टाइम पर जो इस्लाम की कंडीशन थी, जितनी प्योर इस्लाम था, वो वापस जो है दोबारा आ जाए। तो अगर कोई आपसे 4 कालिफ्स के नाम पूछ ले तो आप ये याद कर लेना। पहला का है अबू बकर, दूसरा था उमर फारूक, तीसरा था उस्मान अफान और चौथा था अली अबी तालिक। ठीक है, तालिब सॉरी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस मूवमेंट से जो है बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। तो कुछ लोग जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो थे शाह अहमद अजीज़, जिनके फादर थे सैयद अहमद, जो राय बरेली के थे, सूफ़ी कलाकार थे ये। एक और पर्सन थे दिल्ली से, उनका नाम था शाह वलीउल्लाह, दिल्ली के थे ये भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। ठीक है, अब ये जो सैयद अहमद थे ना राय बरेली के, इन्होंने पूरा कंडेम करा था। जो कहते हैं कि ये जो इस्लाम पे हमारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, इसने सब तबाह करके रख दिया है। जो हमारी पुरानी सोसाइटी थी, जो प्योर इस्लाम था, जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर था, वही सबसे बेस्ट था और उसको ये एडवोकेट करते हैं, उसका ये समर्थन करते हैं। तो अब ये जो वहाबी मूवमेंट थी ना, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ऑब्जेक्टिव तो चलो ठीक था, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, पहला था कि भाई इस्लामिक सोसाइटी को रिफॉर्म करा जाए, जो भी आजकल जो इस्लामिक ट्रेडिशंस में छेड़छाड़ियाँ हुई हैं उसको वापस लाया जाए, और दूसरा था इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश करा जाए। तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन गया था। तो अगर हम इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात करें जो ये लोग चाहते थे, तो पहला था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो ट्रेडिशन था, जो वो करते थे, उसको वापस लाया जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। दूसरा था कि कुरान को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाए, और तीसरा जो है ऑफरिंग्स को बिल्कुल डिनाई करा जाए, ऑफरिंग्स नहीं चाहिए। तो चढ़ावा चढ़ाना, मूर्ति पूजा करना, काफिर बनना, ये सब जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहा इस्लाम में। तो इसलिए ये भी ये चाहते थे। तो इस मूवमेंट की जो शुरुआत करी थी वो इन दोनों ने करी थी, सैयद अहमद जो थे रायबरेली के और शाह वलीउल्लाह दिल्ली के। सैयद अहमद जो थे वो लीडर थे इनके, जिन्हें हम इमाम भी कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट था काफ़ी जगह फैला हुआ था। अगर हम बात करें सिथाना की, पटना की, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, हर जगह फैल गया था ये। फिर उसके बाद बिहार और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में सब जगह ये प्रचलित हो गया था। ठीक है, इसके सपोर्टर्स जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे।
अब आपको ये बात बता दूं कि ये जो मूवमेंट था वो 1830 से तो एक्टिव था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको जो आग लगी थी, जो पूरा ये ज्वाला बन गया था, वो 1857 के रिवोल्ट में बना था, जैसे वो जागा था। और एक और बात ये भी है कि इसका फ़ायदा ये है कि वहाबी जो थे, वहाबी मूवमेंट जो था, इसकी वजह से ही हमारे जो लोग थे उनमें एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जाग उठे थे। अब अगर हम सबसे पहला जो अगर हम इनका देखें, जो वॉर हुआ था, जो रिबेलियन हुआ था, जिसे हम जिहाद भी कह सकते हैं उस टाइम पर, तो इन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था सिख एम्पायर जो पंजाब का था उस टाइम पे, जो रंजीत सिंह रूल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट। तो इनका मेन कहना क्या था कि इनका कहना था कि भाई हर जगह ना आजकल वॉर चल रहा है, हर जगह कियोस चल रहा है, झगड़े कर रहे हैं लोग, तो ये जो झगड़े वाला वॉर और ये जो कियोस वाली जो जगह है ना, इसको हमने लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है, ठीक है। तो झगड़े वाली जो जगह है, वॉर और कियोस वाली जो टेरिटरी है, उसको हम कहेंगे दर अल हर्ब, ठीक है, दर अल हर्ब, ठीक है। और उसको हमने कन्वर्ट करना है दर अल इस्लाम में, हर्ब को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो 1839 तक जब तक रंजीत सिंह जिंदा था तब तक तो ये सिखों के अगेंस्ट लड़ते रहे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तो फिर ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहे। तो ये लोग ना, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कंट्री वाइड सेटअप हो रखा था, पूरे इंडिया में जो नेशन में ये फैले हुए थे। तो ये कहते थे अपने आप को, ये हम जो है एजेंट हैं, हम वाइस रीजेंट्स हैं, बेसिकली रीजेंट हैं खलीफास के। खलीफास जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रली अगर हम देखें तो तुर्की में है, और यहाँ से ये जो है वो चाहते थे कि इस्लाम एक इस्लामिक पूरा नेशन बने और उसका जो एम्पायर का जो राजा हो वो खलीफा हो। तो भाई अब जैसा आप ये फैलाना चाह रहे हो, इस्लामिक पूरा अपना रिलीजन फैलाना चाह रहे हो, राज करना चाह रहे हो, तो आपके अपोजिट जो है सबसे बड़ी अभी पावर खड़ी है ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो आपको राज करने नहीं देने वाले। तो ब्रिटिशर्स ने वहाबी को टर्म कर दिया कि ये जो बंदे हैं ट्रेटर्स हैं, रिबेलियंस हैं, इनको जो है भगाओ। तो मास मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए, बहुत ज़्यादा जाने गई हैं वहाबियों की भी, ब्रिटिश सपोइस की भी, जो उस टाइम पे लड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है यहाँ पे। ब्रिटिशर्स ने जो है इनके साथ जंग जारी रखी, हर जगह जहाँ जहाँ वहाबी फैले हुए थे, सिताना हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, इन सबको जो है बहुत लड़ाइयाँ करी इनके साथ। और आखिरी में जो है ये इनको मूवमेंट जो है क्रश हो गया था बेसिकली, ठीक है। तो अब एक और बात बताता हूँ आपको, जो सेडिशन जो वर्ड है हमारा आईपीसी में जो आया है, वो कहाँ से आया है? वो वहाबी मूवमेंट से ही आया है। जो वहाबीज थे, ये डिसअफेक्शन जो है लोगों में फैलाते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो जो उस वजह से ब्रिटिशर्स ने सेडिशन जो है इंक्लूड कर दिया था अपना इंडियन पीनल कोड में, और फिर जो फैला रहा था उनको जो है जेल में डालते गए थे ये लोग। ऐसे हम कह सकते हैं कि सेडिशन के केसेस वगैरह लगाकर, मिलिट्री एक्सटेंशंस करके इनको जो है काउंटरैक्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। 1860 तक तो काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद कुछ जो है एनकाउंटर्स हुए हैं 1880 और 1890s में। उसके बाद जो है ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जीवित रही, लेकिन कोई मूवमेंट वगैरह नहीं चला। फिर उसके बाद तो बस इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल ही चल रहा था। तो अब सिविल अपराइजिंग का लास्ट टॉपिक है, वो है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट बेसिकली 1840 में भगत जवाहरमल, जिसे हम सिया साहिब भी कहते हैं, वो वेस्टर्न पंजाब में थे, उनके द्वारा ये फाउंड करा गया था। ये भगत जवाहरमल के बाद आते हैं बंदे एक बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह का जो अलग मूवमेंट था थोड़ा सा, हालांकि कुछ पार्ट जो है इंटरसेक्ट करता है कूका मूवमेंट से, लेकिन इनका जो मूवमेंट है बिल्कुल अलग था। इन्होंने ही नामधारी सिख जो थे, उनका जो नामधारी सिख सेक्शन था, उनकी फाउंडेशन इन्होंने करी थी। तो ये जो कूका लोग थे ना, ये लोग थे तो सिख ही, लेकिन ये मेन स्ट्रीम सिख जो हैं उनसे थोड़ा सा अलग थे। ये चाहते थे कि भाई कास्ट अबोलिशन होए, इंटर मैरिजेस जो है परमिट करी जाए, विडो रीमैरिज करी जाए। ये जो देसी शराब, मीट और ये जो ड्रग्स व्रग्स लेते रहते हैं लोग, इनका जो है इस पर पाबंदी लगाई जाए, ठीक है। नामधारी भी हालांकि कूका थे, क्योंकि वो जो है गुरबानी जब वो पढ़ते थे वो बिल्कुल सिमिलर मैनर में ही पढ़ते थे। अब कूका जो थे उनको अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी। वो चाहते थे कि सिख जो धर्म है, सिख की जो सोवरेनिटी है, वो वापस आए। तो वो जो है पंजाब में वापस आने के लिए वो क्या करते थे, बॉयकॉट कर रखा था सब चीज़ ब्रिटिशर्स की। अपने खुद के बने हुए क्लोथ्स वो पहनते थे, ब्रिटिश एजुकेशन को वो बॉयकॉट करते थे, उनके लॉज, उनके जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उन सबको वो बॉयकॉट करते थे। जो बॉयकॉटिंग है ना, इसी से प्रेरित होकर वो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था और जो स्वदेशी आंदोलन था, वो सब यहीं से ही आया था। इनसे कूका से ही प्रेरित हुआ था वो। कूका मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए वो काफ़ी जो है ऑनर में काम हो चुके हैं। जैसे 2014 में जो है स्टैम्प बनी हुई है इनके नाम पर। और जो थाटेरास थे, थाटेरास का जो मेटल क्राफ्ट है, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में 10th नंबर पे डाला हुआ है। जो कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल बनाते थे, थाटेरास के नाम से जो भी चीज़ें हैं वो कूका मूवमेंट से ही प्रेरित है। तो यूनेस्को की अगर आप साइट जो लिस्ट देखोगे नेशनल हेरिटेज की, नेशनल मैं को लिस्ट बताता हूँ, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH ऑफ इंडिया का 10th नंबर पर आइटम जो है वो कूका मूवमेंट को ही प्रेरित करता है।
अब नामधारी के बारे में बताऊं तो नामधारी लोग जो है ना वो थोड़े से अलग थे। ये प्योर वेजिटेरियन है। ये लोग जो है बार बार गुरुओं का नाम जपते रहते हैं जो इसलिए उनको नामधारी कहते हैं बार बार। ठीक है, तो इनकी जो शादी होती थी वो भी जैसे फायर जो होता है ना सेरेमनी होती है जो हमारे यहाँ हिंदुओं में आग के चारों तरफ जो है फेरे लेते हैं, ऐसे ही सिखों में भी लेते हैं इन सेक्शन के। प्योर वेजिटेरियन थे ये लोग और इनके गुरुद्वारे जो हैं इन थोड़े से अलग हैं। इनका पगड़ी जो पहनने का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा अलग है। मतलब इनको आप बाइफरकेट कर सकते हो। अच्छा, ये जो पंजाबी हैं, ये जो सिख हैं, ये नामधारी हैं या ये नामधारी नहीं है। अब ये जो मूवमेंट था बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे स्टेप्स उठाए इसकी पॉपुलैरिटी को जो है क्रश करने के। 1863 से लेकर 1872 तक जो है इसके अंदर काफ़ी जो है इसको दबाया गया। 1872 में जो है बाबा राम सिंह जो थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में। तो यहाँ से ये मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाता है। नामधारी मूवमेंट और कूका मूवमेंट बेसिकली कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन ये दोनों हैं अलग। तो यहाँ पर हमारा सिविल अपराइजिंग जो है ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट्स।